इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जलसे जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। क्या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है कि उन लोगों को ये पूछा जाए कि उनमें से कितने फ़ीसद लोग हैं कि जिनको कोरोना इस वजह से हुआ है कि वो किसी जलसे में गए? तो इसलिए गवर्नमेंट ये जो एक यानी मिथ बना के प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये जलसों की वजह से फैल रहा है और जलसों की वजह से है, ये कोई इसमें कोई ये सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। पिछले दिनों जो शहरों की परसेंटेज आई है जिसमें बताया गया कि जी फ़लाँ शहर में 4% है, फ़लाँ शहर में जो है वो 7% है, 11% तक गया, लेकिन उसी में गुजरांवाला जो है वो 1% था, हालांकि गुजरांवाला में जलसा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर के बायस रिकॉर्ड तादाद में नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे आलमी सतह पर कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि अमवात की तादाद भी तकरीबन 12.5 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है। योमिया केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में अब तक केसेस की मजमूई तादाद 3.5 लाख हो चुकी है और अमवात 7,000 तक जा पहुंची है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में मस्बत केसेस की शरह 15% तक बढ़ चुकी है। हुकूमत की जानिब से इस वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाए जा रहे हैं। टेस्ट और करंतना की हिकमत अमली को अपनाते हुए शहरियों को मास्क पहने पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बना हुआ है। ओपोजिशन पहले ही सड़कों पर है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या हुकूमत को एक बार फिर हंगामी और हतमी फैसले करना पड़ेंगे या अभी भी सूरत हाल इतनी संगीन नहीं? आदादो शुमार के मुताबिक तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है, लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए दुनिया भर के माहिरीन शब रोज कोशिशें भी कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों से मुतालिक जो है गुज़श्ता रोज इंतहाई हौसला अफजा खबर आई जब अमरीकी और जर्मन कंपनियों ने कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के 90% मुस्बत नताइज की खुशखबरी सुनाई। अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोटेक एसई ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई वैक्सीन को हजारों रजाकारों पर जो है वो टेस्ट करवा चुके हैं, जो 90% से ज्यादा इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब रही। यह पहली बार है जब दवासाज कंपनियों ने किसी कोरोना वायरस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रायल की कामयाबी का डेटा जारी किया। इन कंपनियों ने अमरीकी हुकूमत को 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो हैं वो फराम करने के लिए $1.9 अरब का मुआहदा भी कर लिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा और जापान से भी मुआहदे किए गए हैं। अहम बात यह है कि वक्त बचाने के लिए वैक्सीन की प्रोडक्शन उसके महफूज होने के इल्म से पहले ही, अमल से पहले ही जो है वो शुरू कर दी गई थी और अब तवक्को ये है कि रवां साल ही 5 करोड़ डोजेस तैयार होंगी, यानी 2.5 करोड़ अफराद को इस वबाई मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मामलात जो हैं वो लोग तो इतना उसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन आज मैंने कोई डेटा देखा, 2-3 डॉक्टर से बात की, शहरों में जो है इन्फेक्शन रेट 15% से बढ़ चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि वायरस म्यूटेट करके और भी ख़तरनाक हो गया है। ओवर टू यू सर, थोड़ा सा हमें भी बताएं और आवाम को भी बताएं कि वाई शुड वी टेक दिस वेरी सीरियसली, सेकेंड वेव जो है। बिल्कुल जी, इसको सीरियसली लेने की अशद और फौरी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हम यही जो परसेंटेज पॉजिटिविटी, एक लम्हे इसका जिक्र कर लेते हैं, क्या बात है जिसका बार बार नाम आता है। वो ऐसे है कि हर 100 टेस्ट जब किए जाएं तो हर 100 में से कितने टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं। जब हमारी एपिडेमिक जो पहली वेव थी वो पीक पे थी तो हम 20% के लगभग चल रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते हमारे पास बहुत हफ्ते ऐसे गुजरे कि हम 2% से नीचे चल रहे थे। अब ये औसतन मुल्क भर की 5% के लगभग है और कुछ शहरों में तो इससे काफ़ी ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि बीमारी का फैलाव बढ़ गया है और जो औसतन चांस, एवरेज चांस है कि एक टेस्ट पॉजिटिव हो वो 2% से बढ़ के 5 और जैसे आपने बताया कुछ जगहों में 10 और 15%। तो इसमें कोई किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ये बीमारी एक फैल रही है और खुसूसन शहरों में,
और तीसरा ये कि इसका दबाव हमारे हेल्थ सिस्टम पे आएगा या फर्दर आ सकता है। और अगर हमने अभी एहतियात ना की तो फिर हम उसी सिचुएशन में होंगे जो जून में थी, जब हम बेड तलाश करते फिर रहे थे, या हमें था कि हम अपनी मेडिकल केयर कहाँ से हासिल करें। ये वक्त है, अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को सीरियस ले लें और इस पर तवज्जो दें तो अभी भी इस बीमारी का रुख मोड़ा जा सकता है। ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैंने 2-3 डॉक्टर से बात की, उनका ये कहना था कि खुदा ना ख्वास्ता ये सेकेंड वेव जो है ये पहली वेव से ख़तरनाक इसलिए साबित हो सकती है कि एक तो ऑलरेडी फ्लू सीज़न भी है, सर्दियां भी हैं, और दूसरी बात ये है कि वायरस, मतलब इनमें से 2 डॉक्टर्स की राय ये थी कि इस दफ़ा वायरस जो है वो ज़्यादा म्यूटेट करके ख़तरनाक सूरत में सामने आ रहा है। तो इस पर सर क्या राय है आपकी? अच्छा देखिए, म्यूटेट करे या ना करे, एक तो बात वाज़ेह है कि इवन पहली वेव कोई मतलब ऐसे नहीं थी कि ये माइल्ड सा वायरस था जिसमें किसी को कुछ हो नहीं रहा था। हमारे यहाँ अब तक 7,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मूजी साबित हो सकता है चंद सिचुएशंस में। ठीक है, हर एक को उस तरह से नहीं इफेक्ट करता है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बहरहाल ये बताना भी कई दफ़ा नामुमकिन होता है कि किसको ये ज़्यादा अटैक करेगा और किसको कम करेगा। तो इसलिए हमें इसको सीरियसली लेना है। आप वो तो चलें एक साइंसी नुक्ता हो गया कि जी उसकी म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई, तो पहली वेव भी सीरियस थी और मैं समझता हूँ कि दूसरी वेव जो है वो किसी सूरत हम उसको लाइट या माइल्ड नहीं ले सकते। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, और हमारे व्यूवर्स के लिए बता दें कि वो केसेस जिसमें पता नहीं चलता कि इस शख्स को कोरोना है या नहीं है, उसका अभी तक जो डेटा हमारे पास अभी तक अवेलेबल है सेकेंड वेव में, क्या उन केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है या अभी सिम्टम्स के साथ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं सामने? अच्छा, ये जो इनका प्रोपोर्शन है ना, जो शरह है कि कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, फिर कितनों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, किनको सीवियर हैं, कितनों को खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे जाना है, इसको हम स्टडी करते रहते हैं। इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि अवेयरनेस बढ़ गई है और इस बीमारी के बारे में इस थोड़ी सी बीमारी भी इवॉल्व की हो सकती है, तो ये मुमकिन है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको के माइल्ड सिम्टम्स हैं और उनको पता नहीं चलता। इसी वजह से उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। मंतक क्या है इसकी, बड़ी सादी, कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं, आपको खांसी बुखार नहीं है और आपको हल्का सा कोई सिम्टम्स हैं जो आप महसूस भी नहीं कर रहे और वायरस आपके सिस्टम में मौजूद है, तो जब आप खांसेंगे, बात करेंगे, छींकेंगे तो वो सांस के ज़रिए बाहर आएगा और फैलेगा। तो इसीलिए मास्क का इस्तेमाल उस सूरत में हम कहते हैं कि आपको सिम्टम्स हों या ना हों, जहां आप लोगों के सामने गए, जहां आपका इंटरेक्शन है, उसको इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं यानी बगैर किसी अलामात के हैं, तो भी अगर आपके अंदर वायरस मौजूद है और वो बाहर निकलेगा तो उसमें उसके रास्ते में रुकावट आए। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक सियासी माहौल जो बना हुआ है, ऊपर से शादियों का, ये नवंबर दिसंबर में काफ़ी सारी शादियां भी होती हैं, तो अब हमारी गलियों सड़कों में ऐसा माहौल बन गया है कि वैसे ही SOPs पर इतना अमल नहीं होता था, अब तो बिल्कुल ही, मतलब अगर एक 60, 70, 80 हज़ार लोग एक जगह पे जलसों में जमे हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ पे SOPs का तो बेड़ा वैसे ही गर्क होना है। आपका मैसेज क्या होगा आवाम के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन के जी, और दूसरा ये कि आप इस वक्त गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं, व्हाट्स द मैसेज एज अ डॉक्टर यू वांट टू गिव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट का मिनिस्टर होना अपनी जगह, बिल्कुल बात आपने बजा की, लेकिन हमने जो ओपिनियन देना है, जो अपना रिकमेंडेशन देनी है, खुसूसन NCOC के प्लेटफॉर्म से जी, वो मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल होती है और होनी चाहिए, और इसमें कल कुछ फर्दर मुशावरत भी हो रही है, और मुझे लगता यह है कि इसमें कुछ दीगर इक़दामात करने पड़ेंगे। इस वक्त उसके बारे में मफरूज़ा करना या अंदाज़ा लगाना ज़रा मुनासिब नहीं होगा, मशवरे के बाद ही बात बेहतर होती है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जो अदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, इसके बाद इन बड़ी गैदरिंग्स को किसी फ़र्क नज़र से देखना ज़रूरी होगा, वरना ये बीमारी का फैलाव जो है, मुझे लगता है इसको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इससे पहले फर्स्ट वेव में कुछ प्रोजेक्शंस ऐसी होती थी साइंटिफिक बुनियादों पर, सो अभी 2-3 वीक्स डाउन द लाइन या अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे कि हम प्रोजेक्ट कर सकें कि किस तरफ ये चीज़ जा सकती है? अच्छा, कुछ प्रोजेक्शंस हम बाहर कैफ अपने तौर पे करते रहते हैं, हमारे जो डेटा मॉडलर्स हैं वो भी इसको देखते रहते हैं, लेकिन इसमें एक
थोड़ी सी मुश्किल है, जी। वो उसका जिक्र करना ज़रूरी है। जब एक बीमारी पहली दफ़ा आती है तो उसमें जो ये मॉडल यूज़ करते हैं ना, जो प्रोजेक्शन के लिए, जो क्लासिक है, वो SCIR कहलाता है, जिसमें एक अंदाज़ा होता है जी इतने लोग ससेप्टेबल हैं, यानी इनको बीमारी हो सकती है, इतने एक्सपोज्ड हैं, उनमें से इतनों को इन्फेक्शन हुई, तो वो उस एक बेसिक कैलकुलेशन है जो की जाती है। अच्छा, अब सेकंड वेव के बारे में जो एपिडेमियोलॉजिक कैलकुलेशंस हैं वो उतनी वर्कड आउट नहीं है, यानी उसके जो अदाद शुमार का तरीकाकार है वो उतना जिसे कहते हैं ना पक्की तरह मुस्तनद नहीं है। राइट। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, वैक्सीनेशन की भी बात हो रही है कि ऐसी वैक्सीनेशन सामने आ गई है, जो मैं पढ़ रहा था कि -70 में उसे स्टोर करना होगा, शायद कोई $60-70 उसकी प्राइस है। वेयर डू वी स्टैंड एज ए कंट्री? क्या चाइना से हमारी बात हो रही है या उस तरफ, उस पर आपका ओपिनियन क्या है सर? अच्छा जी, इसमें हमने उसको चीज़ को प्रीएम्प्ट करने के लिए काफ़ी जिसे कहते हैं नेगोशिएशंस और गुफ्तगू जारी थी 5-6 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, समेत बशमूल चाइना के। अच्छा, अब ये वाली जो वैक्सीन जिसका कल से बहुत जिक्र है, ये फाइजर की जो है, ये वैक्सीन मौसर साबित हुई है, इनिशियल जो उन्होंने रिजल्ट्स बताए, लेकिन अभी बाहर डिटेल रिजल्ट्स आने। लेकिन इस वैक्सीन का जो सबसे मेन मसला वो ये है कि वैसे टेक्नोलॉजिकली ये बड़ी एडवांस वैक्सीन है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए -80 डिग्रीज या जैसे आपने बताया खासी ठंडा फ्रीजर चाहिए, और आम फ्रीजर नहीं होता। जो आम हमारा फ्रीजर होता है, फ्रिज जो होता है आपको पता है तकरीबन 5 सेंटीग्रेड होता है, जो फ्रीजर होता है आम फ्रिज का वो -20 के करीब होता है, और जो ये स्पेशल फ्रीजर हैं -80 वाले, ये मुल्क भर में इतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि ये रिसर्च के लिए या कुछ खुसूसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब किसी भी एडवांस मुल्क के अलावा, सिवाय चंद ऐसे मुल्क जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं जहाँ के ये -80 फ्रीजर्स बेशबहा तादाद में मौजूद हैं, डेवलपिंग मुल्कों में ये वैक्सीन डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं होगी। लेकिन हमारे पास दूसरी राहें, दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उनमें उनके आने में, अवेलेबल होने में अभी चंद माह बाकी हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आजियन। और मैंने इसी इंटरव्यू के दौरान मास्क अपना निकाल कर इसलिए पहना कि आपको एक दफ़ा फिर ये याद दिलाते चलें कि ये मास्क जो कि 10-20 रुपए में आपको मिल सकता है, अगर आप पहने रखें तो आप ना सिर्फ खुद इस बीमारी से बच सकते हैं बल्कि अपने गिरदोनवा को, जो कम से कम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनका भी ख्याल रखिए कि अगर आप एहतियात बाहर नहीं करेंगे तो आप उनके लिए भी खतरा बन सकते हैं। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या सिचुएशन है यहाँ से? तो इस्लामाबाद में बैठ के तो यही हमें बताया जा रहा है कि दूसरी लहर जो है खतरनाक होती जा रही है, रेशो केसेस की बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है, बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन है? अब तो वैक्सीनेशन भी 3 तकरीबन ऐसी आ चुकी हैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ऑलरेडी डिफरेंट मुमालिक। वेयर डू वी स्टैंड एज ए कंट्री? देखिए, मेरा ख्याल है एज अ कंट्री वी मस्ट रियलाइज कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त रीसर्जेंस हो रही है और इस वक्त आपके सामने सारे मुल्कों में दोबारा से तादाद मरीज़ों की बढ़ रही है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी तादाद मरीज़ों की बढ़ रही है और कुछ तकरीबन हमने 16,000 टेस्ट किए हैं जिसमें हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ शामिल है। तो डेफिनेटली तादाद मरीज़ों की बढ़ रही है, ये डेफिनेटली सेकंड वेव है और लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो पहले दिन से एक ही बात कर रही हूँ कि ये कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना इज़ हेयर इन पाकिस्तान। वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट और हमें हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप क्या समझती हैं कि जिस तरह हम पहले फर्स्ट वेव में हम चले गए लॉकडाउन पर, क्या अभी वो वक्त आ चुका है कि लॉकडाउन में चला जाए एटलीस्ट फॉर 2-3 वीक्स टू अवॉइड फर्दर के जी सर्ज और पीक अवॉइड करने के लिए? मेरा ख्याल है वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पहला लॉकडाउन था दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द पीक। हम पहला लॉकडाउन जो था वो मई के में एंड अप हो गया था और वो इसलिए किया गया था कि जब पहली मरीज़ आए सामने तो हमारे पास उस तरह सहूलतें जो थी वो अवेलेबल नहीं थी अस्पतालों के अंदर और ना हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स और ये सारे जो थे वो फाल थे। उस दौरानिया में हमने अपने लैब्स जो हैं 18 नए लैब्स पंजाब में बनाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, अस्पतालों के अंदर बेड्स को ऑक्सीजनेट किया, बाई पाइप लिया, आपके सामने हैं वेंटिलेटर्स लिए। इस वक्त पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ टू मार्च। अगर मार्च के महीने से मुकाबला करूं तो हमारे पास बेहतर सहूलतें हैं। डॉक्टरों ने भी इन 9 महीने के अंदर बहुत कुछ सीखा है, उनकी मैनेजमेंट में भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आई है।
डेफिनेटली अब हमारे पास जो अस्पताल में मरीज़ आते हैं वो सारे सिम्टोमेटिक हैं या वो मरीज़ हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए लगता है जो तादाद है मरीज़ों की जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं वो शायद ज़्यादा सीरियस है। पर मेरे ख्याल में सीरियसनेस इज़ बिकॉज अब पहले तो हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी अपने पास अस्पताल में रखते थे, अब सारे पेशेंट्स वो आते हैं जो सिम्टोमेटिक हैं एंड देयर इज होम आइसोलेशन, यानी घर पे उनको कहते हैं आप अपने आप को आइसोलेट करें। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, फिजर आया, फिर उसके बाद मोडर्ना, और फिर जो ऑक्सफोर्ड की बताई जा रही है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बड़ी आसानी से वो दस्तयाब भी हो जाएगी। रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम प्लान क्या कर रहे हैं एज ए कंट्री, खुसूसन पंजाब, और फिर या ये इस्लामाबाद की पूरी पॉलिसी होगी जो मुल्क के लिए, ऑर्डर क्या प्लेस हम कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीनेशन हमारे लिए, और सबसे अहम बात यह कि अवेलेबिलिटी क्या अवेलेबल भी होगी अगले 12 महीनों में हमारे लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए जिससे हम अपनी वैक्सीन ख़रीद सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी रकम जो है, कसीर रकम जो है वो इस वक्त एलोकेट कर दी है वैक्सीन परचेज़ के लिए। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएट कर रही है हर किस्म की कंपनी, जो जितनी कंपनियां को आपने नाम लिया, चाहे इसके अंदर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फाइज़र, अगर हम मॉडर्ना की बात करेंगे, या चाइनीज़ जो साइनोफार्म, ये सबके साथ नेगोशिएशन चल रही है और अल्लाह करे कि जल्द वैक्सीन जो है वो सामने आके उन मुल्कों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जब इस्तेमाल होगी इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड बाय द FDA, इंग्लैंड में जब इस्तेमाल होगी तो इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड बाय देयर ओन रजिस्टरिंग अथॉरिटी। ये जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम नेगोशिएट कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल में हमारे पास भी वैक्सीन हो। और अपने जो लोग, क्योंकि अभी तो देखें बड़ी अनप्रडिक्टेबल चीज़ है, वी डू नॉट नो हर 6 महीने के बाद ये वैक्सीन लगनी होगी, हमें ये नहीं पता कि इससे कितने अरसे के लिए इम्यूनिटी होगी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशखबरी ये है कि एक वैक्सीन ज़रूर सामने आई है विच इज़ इफेक्टिव इन 90% to 95% ऑफ केसेस। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, 30 को मुल्तान में जलसा भी हो रहा है, किस तरह से टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे? ओपोजिशन इज गोइंग अहेड विद द जलसा रिगार्डलेस ऑफ जितनी भी सेकंड वेव की अभी तक जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं या जो ख़तरात सामने आ रहे हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू दैट। देखिए जी, मैं तो अपील ही कर सकती हूँ। वजह यह है कि बीइंग दी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि इस वक्त हमारी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो मुल्तान के अंदर एज हाई एज 17%, 17% है। 70% हमारे इस वक्त वेंटिलेटर्स और हमारे हाई वो डिपेंडेंसी यूनिट्स ऑक्यूपाइड हैं, और हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल है बहुत सेंसिबली सोचना चाहिए। और मैं अपोजिशन वालों से ही पूछना चाहती हूँ कि ये कोई हमने खुदा न खास्ता ढोंग तो रचाया हुआ नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन हम सिर्फ कहते कि पाकिस्तान में, पंजाब में और मुल्तान में, फिर तो बात समझी जा सकती थी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान जो है उसकी लपेट में आया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है। अब सिंध के अंदर इस वक्त मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी रेट हुआ है, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं मिलके? इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए क्या अपोजिशन किसी किस्म का बदला लेना चाहिए कौम से? क्या वो चाहते हैं कि मज़ीद ये वबा फैले और इतने मरीज़ हो जाएं कि संभाले ना जाएं, या उनको इस बात की तकलीफ़ हुई है कि दुनिया के अंदर एप्रिसिएशन हुई कि पाकिस्तान के अंदर कोविड किस तरह मैनेज हुआ, तो उनके दिल को तकलीफ़ हुई है इस बात से। अब वो चाहते हैं कि मज़ीद इम्तिहान जो है बढ़ा दिया जाए कि ये हुकूमत उसको मैनेज कर सकेगी, नहीं करेगी। मुझे तो समझ भी नहीं आ रही ये क्यों करना चाहते हैं। आई एम मोस्ट कीन टू नो, कोई तो मुझे जवाब दे ना। अब उस दिन एक गैर ज़िम्मेवाराना किस्म की रवैया उनका मौलाना साहब का, अपना राना सनाउल्लाह साहब का, जी हम PDM के जलसे कोरोना को भगा देगा, यानी ये बातें पढ़े लिखे लोग करते हैं। वो ये लोग करते हैं जो अपने होशो हवास में समझ के ये डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री कर रहा हूँ, कतई कलामी की माफ़ी। लेकिन मुख्तलिफ MNAs दिखाए जा रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स दिखाए जा रहे हैं जो अपने अपने हलकों में जाके वही कुछ कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट अब जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड लीड बाय एग्जांपल एटलीस्ट। नो, आई एग्री विद यू टोटली।
मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत को भी कहती हूँ, अपने MNAs और MPAs को भी कहती हूँ कि आप मेहरबानी करके कोई इस तरह का काम ना करें, और हम सबको समझदारी से इस बात पे अपना इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें। अभी पिछले दिनों आई हैड टू गो एंड अटेंड एक वर्कशॉप थी, तो मैं बाहर खड़े होके, देवर अबाउट 100 पीपल इनसाइड, खुली जगह थी, मैंने उनको कहा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अंदर तब तक नहीं आऊँगी जब तक हर बंदे ने मास्क ना पहना हो और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो। ये तो एज लीडर्स वील हैव टू इंश्योर कि लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, ताकि आपकी एक्टिविटी से खुदा ना खास्ता ये वबा ना फैले। ठीक। अब आपको पता है तस्वीरें खिंचवाने का कितना शौक होता है लोगों को। वो खड़े होके कहेंगे जी आप ज़रा मास्क उतार ले, मैंने कहा जी मैं मास्क नहीं उतारूंगी, ना मेरा इरादा मास्क उतारने का। When I am standing in public, I will always be wearing a mask. तो ये सारी चीज़ें तो we have to lead from the front. राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर आज छपी कि कोरोना से बचाव के लिए जो हिफाजती सामान खरीदा गया सरकारी सतह पर, नैब ने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, 3 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत का हिफाजती सामान खरीदने की मंजूरी थी, और DG हेल्थ ऑफिस जो है पंजाब की दस्तावेज़ात के मुताबिक ये सामान महंगे दामों खरीदा गया। 1 अरब रुपए की बात है कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा उससे। क्या आपके इल्म में कुछ है, चूँकि यू आर द कंसर्न मिनिस्टर, तो हमने कहा आपके सामने ये सवाल रखें कि क्या सिचुएशन है। देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि द मनी हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं स्पेशलाइज हेल्थ केयर में बात अगर करूं तो हर अस्पताल को पैसे दिए गए कोविड के लिए, और उनको कहा कि आप अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपनी इक्विपमेंट परचेज की। 2 दफ़ा हमने ऑडिट भी किया है। इस तरह के वी आर वर्किंग और ऑडिटिंग कर रहे हैं हर चीज़ का, एक मुसलसल सिस्टम चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिस्टम में कोई फ्लॉ नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ फ्लॉलेस सिस्टम, लेकिन मुसलसल एक ऑडिटिंग का काम चल रहा है। आपकी शिकायत दोबारा जब मैंने पढ़ी तो मैंने ऑलरेडी अपने सेक्रेटरी को कहा है कि आप मेहरबानी करके इंश्योर करें कि ये जो बात आई है सामने, आई वांट टू हैव एन आंसर टू इट एंड हैव अ प्रॉपर इंक्वायरी डन ऑन इट। हम तो बिल्कुल इस मसले के अंदर, आपको पता है कि अपना खर्चा जो है वो बाकायदा वेबसाइट पे डालते हैं। आई होप यू नो दैट कि कोरोना की, कोविड की एक्सपेंसेस की एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे हम बार बार हर चीज़ डालते हैं जस्ट टू इंश्योर कि ये जो पैसे कोविड के लिए दिए गए हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं और किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, और कोई भी कंप्लेंट आए आई इंश्योर के जी आई फॉलो इट अप। आपकी कंप्लेंट मैंने जब ये पढ़ा कल वो मैसेज, ऑलरेडी आई हैड टॉक टू माय सेक्रेटरी, और इंशाल्लाह हम हर किस्म की इंक्वायरी करेंगे। और मैंने उनसे कहा है कि ये सारे सवाल जवाब जो हैं मुझे सामने रखिए। वजह ये है कि इतना बड़ा पंजाब है, ये तो नहीं है कि सारी प्रोक्योरमेंट जो है एक जगह से हो सकती थी। हम लोगों ने डिवाइड करके पैसे वैसे लोगों को दिए हुए थे कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट खुद करें, कुछ हद की प्रमोटिंग, और फिर आपको पता है बहुत बड़ी प्रोक्योरमेंट जो है वो NDA में ने भी की है। सो आई विल बी, जब तक मेरे पास सामने सारी रिपोर्ट नहीं आएगी उस पर कमेंट मैं नहीं करूंगी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारा पूरा इरादा हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कौम का पैसा है, हम तो एक आना इधर उधर नहीं होने देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक राजीन। डॉक्टर अताउर रहमान साहब टास्क फोर्स के हेड हैं कोरोना के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा कि सेकेंड वेव को बड़ा डेंजरस बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर चुका है, और बाज़ इंस्टेंसेस ऐसे भी थे कि ये डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा कोविड का जो टेस्ट होता है उसमें। आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वाकई ऐसे है और उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, शुक्रिया। बात यह है कि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, और जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, वहाँ पे इसके मुख्तलिफ सैम्पल्स को स्टडी किया गया है, पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया है। तो 109 यूनिक म्यूटेशन मिली हैं कि मुख्तलिफ सैम्पल्स में मिलाकर, और ये कुछ म्यूटेशन जो है वो काफ़ी ख़तरनाक दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो जीन्स जो कि स्पाइक प्रोटीन को कंट्रोल करती हैं वहाँ पे भी म्यूटेशन मिली है, और उसकी वजह से काफ़ी एग्रेसिव होता है वायरस अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो, और अमवात भी जल्दी होती हैं। ये जो था ये सिर्फ सेकंड वेव का नहीं बल्कि पहली वेव के सैंपल्स में भी ये म्यूटेशन हमने पाई है, और ये वायरस अब जो है किसी हद तक मुख्तलिफ है उस वायरस से जो कि चाइना में पाया गया था। तो ये मुसलसल अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर रहा है,
और ये वायरसेस के लिए वेल नोन है कि वायरसेस म्यूटेट करते हैं और अपनी शक्ल बदलते हैं। ये जो सेकेंड वेव है वो यकीनन बहुत खतरनाक लग रही है, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है ये, और पहली वेव से ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये। और कोई क्योंकि दवाई नहीं है इस वक्त हमारे पास जो इसका इलाज कर सके, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन हैं, वो भी 6-8 महीने दूर हैं, तो इस वजह से सिवाय एहतियात के और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो आपको नजर आ रहा है सेकंड वेव, उससे ज्यादा खुदा न ख्वास्ता, लेकिन जाहिर बात है फिगर जिस तरह से स्पाइक कर रहे हैं, तो इसका फिर हल क्या है? क्या हमें जिस तरह हम पहले लॉकडाउन में गए उस तरह 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन कर लेना चाहिए? क्योंकि ताजिर भी नहीं मान रहे, स्टूडेंट्स भी काफ़ी जगहों पर जो हैं वो ऐसी इतलात हैं कि वो भी कह रहे हैं हमारे एग्ज़ाम्स हैं और या तो आप बिल्कुल मुलतवी कर दें और या फिर आप फिलहाल उसको ना लें। इसके अलावा सियासी जमातें भी हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? एक तो ये कि मेरे ख्याल से दफा 144 पूरे मुल्क में नाफिज कर देनी चाहिए ताकि कोई जलसे जुलूस ना हो पाए, और ये जो है इससे बहुत तेजी से फैलता है अगर लोग एक जगह पे जमा होंगे। इसी तरह हवाई जहाज़ों के अंदर जो लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे जैसे मई और जून के अंदर ये रिक्वायरमेंट थी कि एक सीट खाली रहे और हवाई जहाज की 1/3 कीमत बढ़ा दी गई थी टिकट्स की, वही प्रोटोकॉल दोबारा, क्योंकि हवाई जहाज़ों में क्लोज एनवायरनमेंट होता है और वो लोकल और इंटरनेशनल ट्रेवल में उसकी वजह से बढ़ रहा है। तीसरे फाइन्स करने चाहिए। सारी सनतों को तो आप बंद नहीं कर सकते मुल्क की, क्योंकि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और लोगों के माश पे असर पड़ेगा। लेकिन रोजाना की बुनियाद पे इस वक्त हुकूमत मॉनिटरिंग कर रही है। जो नेशनल कमांड और कंट्रोल सेंटर है, कोई 4-5 हज़ार जगहें ऐसी हैं जो कि इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन की सूरत मौजूद है। वो सड़कें बंद हैं, वो इलाके बंद हैं जहाँ पे ये वायरस पाया जा रहा है, और यही स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कामयाब रही है। दुनिया में सराहा गया है इसको कि बहुत कामयाब पॉलिसी रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो कोविड फटीक का है कि लोग जो है थक गए हैं कोरोना वायरस का नाम सुनते सुनते, और उन्होंने एहतियात बंद कर दी है। सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमें अपने आप से है कि हम दुकानों में देखें, आप लोग मास्क नहीं पहने हुए, बाजार में मास्क नहीं पहने हुए, खुल्लम-खुल्ला घूम रहे हैं। तो ये जब तक कि हम खुद एहतियात नहीं करेंगे इसका कोई इलाज आपके पास नहीं है सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के, और उसके लिए आप कम से कम 6-8 महीने जब तक वैक्सीन मुहैया नहीं हो जाती, जब तक आपको इसी पर अमल करना पड़ेगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब 6-8 महीने तो हम बाकी ममालिक की डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वैक्सीन वहाँ मुहैया हो जाएगी। पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? एक तो फिजर वैक्सीनेशन पहले आई, फिर मॉडर्ना आई, उसके बाद ऑक्सफोर्ड ने ऐलान किया, उसे भी ब्रेक थ्रू करार दिया गया। रशियन वैक्सीन आ चुकी है, चाइना की भी बात की जा रही है। वेयर डू वी स्टैंड एज ए कंट्री? क्या किसके हमने ट्रायल करवाए, नहीं करवाए, कितना टाइम उसमें लग सकता है, क्यों कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा? फाइजर की जो वैक्सीन है वो तो बेकार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो तो -80 रखना पड़ता है। एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है, वो वैक्सीन, और जो एक दो और जो वैक्सीन है रशियन वैक्सीन, ये नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, तो वो ज़्यादा मौजू है। लेकिन जो चाइनीज़ वैक्सीन है गालिबन वो सबसे अच्छी होगी। उनके क्लिनिकल ट्रायल्स क्योंकि पाकिस्तान में हो रहे हैं, 2 कंपनियां हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं चाइना की। एक जो है वो कैंसिनो बायो है जो कि NIH के साथ मिलकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, और दूसरी जो है कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा ही इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, उसके साथ जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है सिनोफार्म, वो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं। तो ये जो वैक्सीन है चाइनीज़, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे या फ्रिज के टेम्परेचर पे आप रख सकेंगे, और अभी तक जो रिजल्ट हैं बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन इन सब वैक्सीन को आने में 6 से 8 महीने लगेंगे, क्योंकि इनको अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल किसी भी मुल्क में किसी भी वैक्सीन का नहीं मिला है। उनके जो और जब तक के रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं हो जाता, जब तक मास प्रोडक्शन और उसके बाद अवेलेबिलिटी, और बहुत से ममालिक तो रिजर्व करा रहे हैं पैसे से, अभी से उन्होंने ब्लॉक कर लिए हैं। तो हमें इंशाल्लाह चाइना से वैक्सीन जो है
वो प्रायोरिटी पे और मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जवाब से लग रहा है कि हम रिलाय करेंगे चाइनीज़ वैक्सीन पर ही। ये जो दो कंपनीज की आपने बात की, ये दोनों पाकिस्तान में ट्रायल्स कर रही है, इनमें से शायद एक वो भी थी जो ब्राज़ील में भी ट्रायल कर रही थी, वो कोई खबर ऐसी आई कि उन्होंने बंद करवा दिए हैं। तो कितना अब तक जो जितना भी ट्रायल हुआ है, कितनी इफेक्टिवनेस इसकी कितनी सामने नज़र आ रही है कि डाउन द लाइन हमें जाके ये पता ना चले कि इतनी करामत नहीं साबित हुई ये वैक्सीन? ब्राजील वाली जो कंपनी थी वो सीनोवैक थी, वो तीसरी एक अलग कंपनी थी जो बंद करा दिए गए थे। ये जो पाकिस्तान में है ये कैंसिनो बायो है और दूसरी सीनो फार्म है। इनमें ऐसी कोई नेगेटिव अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है और इनके क्लिनिकल ट्रायल भी मुख्तलिफ ममालिक में हो रहे हैं। चाइना में भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी हो रहे हैं और बहुत कामयाब तरीके से ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि ये चाइनीज वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी और शायद कुछ मगरिब से भी वैक्सीन जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे रख सकें, वो भी पाकिस्तान को मुहैया हो सकेंगी। लेकिन उसके प्राइसेस देखनी पड़ेंगी कि अफोर्डेबल होनी चाहिए। और मेरी राय तो ये है कि हेल्थ कार्ड का सिस्टम जो कि केपी गवर्नमेंट ने नाफिज किया था, वो पूरे मुल्क में उस तरह के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सारे सूबे उसी तरह का सिस्टम लेकर आए और हेल्थ कार्ड के अगेंस्ट वैक्सीन जब आए तो उनको मुहैया करें ताकि लोगों को कोई बोझ ना पड़े और उनके को प्रोटेक्शन मिल जाए, सेहत के लिहाज से प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि जब तक वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं आती उसमें 6 से 8 महीने, साल तक लग सकते हैं। देयर इज ओनली वन की इन स्टॉपिंग दिस, उसमें यह है कि आप यू जस्ट टेस्ट एंड आइसोलेट। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमें बताया गया कि पहली वेव जब थी तो 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। क्या वजह है कि अभी भी हम वो मैक्सिमम कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते? 40-45 हज़ार जो टेस्ट हो रहे हैं, जब तक हम टेस्ट, क्योंकि देखें एसिम्प्टोमेटिक केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड नॉट टेस्टिंग टू आवर फुल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी? जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हमें यकीनन टेस्टिंग पिछले 2 महीने में जो हम 40,000 या 50,000 तक जो कैपेसिटी मैक्सिमम जो पहुंचे थे उस पर आज भी हैं और हम अपनी फुल कैपेसिटी को एक्चुअल टेस्टिंग को बढ़ा नहीं पाए हैं। हमें फौरी तौर पे इस पर जोर देना चाहिए। मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेकेंड वेव इतनी तेजी से आएगी एंड वी मे हैव बीन कॉट बाय सरप्राइज, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसको फौरन बढ़ा के 1-1.5 लाख की तरफ करना चाहिए और रैंडम टेस्टिंग भी करनी चाहिए ताकि पता चले कि कितने लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं हुए लेकिन वो कोविड में मुब्तला हो चुके हैं और किस हद तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक स्टडी की गई थी कि कराची में कोई 30-35% लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से गुजर चुके हैं, जिनमें अक्सर को पता ही नहीं चला कि उनको ये वायरस हो चुका है। और ये जब ही पता चलेगा जब आप बड़े स्केल पर रैंडम टेस्टिंग करेंगे और साथ के साथ ये इस टेस्टिंग को जो PCR बेस्ड टेस्टिंग है इसको भी आप बढ़ाएंगे। ये बहुत अहम है कि हम करें। ठीक, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जल्द से जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। क्या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है कि उन लोगों को ये पूछा जाए कि उनमें से कितने फ़ीसद लोग हैं कि जिनको कोरोना इस वजह से हुआ है कि वो किसी जलसे में गए? तो इसलिए गवर्नमेंट ये जो एक यानी मिथ बना के प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये जलसों की वजह से फैल रहा है और जलसों की वजह से है, ये कोई इसमें कोई ये सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। पिछले दिनों जो शहरों की परसेंटेज आई है जिसमें बताया गया कि जी फलां शहर में 4% है, फलां शहर में जो है वो 7% है, 11% तक गया, लेकिन उसी में गुजरांवाला जो है वो 1% था, हालांकि गुजरांवाला में जलसा हुआ है।
डॉक्टर जफर मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी जो है हुकूमत की, वो तजाद का शिकार है। जो SOPs बनाए जा रहे हैं उस पर खुद हुकूमत भी अमल नहीं कर रही। आप मुत्तफिक हैं इससे? जी, मैं ये समझता हूँ आदिल साहब के जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं, मेरी ये सोची समझी राय है कि उससे बेहतर इकदाम हो सकते थे बगैर मईशत को खतरे में डाले। क्योंकि मुझे मालूम है कि हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह जो है, यानी बहुत बड़ी तरजीह जो है, वो जाहिर है कि लोगों का रोजगार है, मईशत का पहिया चलते रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस सब को संभालते हुए भी इससे बेहतर इकदाम किए जा सकते थे जो अब तक किए हैं। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे इकदाम हैं, बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं, जो आपके ख्याल में बेहतर नहीं किए गए, अच्छे फैसले हो सकते, कौन से थे वो? जी, पहली बात तो ये है आदिल के मेरा के थोड़ी ताखीर हुई है इन इकदामात में। जो वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलानात भी किए हैं, ये कुछ थोड़ी देर पहले होने चाहिए थे। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई ये बात है कि अगर ये कुछ पहले किए जाते तो शायद इतने सख्त ना करने पड़ते। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अब जो ऐलानात हुए हैं, मैं ना सिर्फ ये समझता हूँ कि थोड़े लेट हुए हैं, बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि ये नाकाफी हैं और इनके अंदर इबाहम भी है। लेट मी एक्सप्लेन। लेट का तो मैंने आपको बता दिया। जो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी नहीं है। मतलब देखें, क्या 500 लोग या क्या 300 लोग शादियों में हों या ना हों, उससे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहां रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन हम सबको पता है, गवर्नेंस की सिचुएशन सबको पता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो एक अपने आप को मैं समझता हूँ धोखा देने वाली बात है कि हम इतने माइल्ड किस्म के और इतने एम्बिगुअस किस्म के डिसीजंस कर रहे हैं। फिर एक और बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल रैली की बात है, ये मेरा ये ख्याल है कि ये वो जगह होती है ना जी, जहाँ पे कि आपको लीडरशिप शो करते हुए रीच आउट करना चाहिए पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी, और एक फाहम तफहीम के साथ एक अवाम के हक में फैसले करने चाहिए। देखें, अब जो ये आज जो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और ये पढ़ के मीडिया में जी के, चलो यार, अगर देर से ही फैसला किया है गवर्नमेंट ने तो चलो कर तो लिया है, अब आप उसको माने तो सही, उसके ऊपर अमल तो करें। क्योंकि जिन पॉलिटिकल सिविल राइट्स के लिए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनसे भी बुलंद एक चीज है और वो है राइट टू लाइफ। और जब तक लोगों की जानों का आप ख्याल नहीं करेंगे, उनके पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो हैं वो तो फिर एक बेमानी चीज हो जाती है। कि जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो अपोजिशन की हो, उनको दिस इज द टाइम कि दे हैव टू थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स। पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को साइड पे रख के उनको लोगों की भलाई के लिए फैसले करने चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं जो करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और वो तो मैं मुस्तकिल ये कह रहा हूँ जी कि मेरा ये ख्याल है कि हमने पिछले 4-5 महीने जो हैं वो एक तरह से जाया किए हैं। देखें, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त भी हमारे टेस्ट जो थे वो 30,000 के अराउंड घूमते रहते थे, कभी कम हो जाते थे, कभी ज्यादा हो जाते थे। 5 महीनों के बाद भी ये सूरत हाल है आज, और जबकि हमारी सलाहियत जो है ये 5 माह पहले 1 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की हो चुकी हुई थी। तो मतलब इस पे अब हम किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएं और किसकी कोताही की तरफ निशानदेही करें, जबकि एक नई हिकमत अमली भी बनाई गई टेस्टिंग के लिए, और लेकिन हम अपने टेस्ट नहीं बढ़ा सके, बावजूद कोशिश के नहीं बढ़ा सके। ये डॉक्टर साहब देखें, कोरोना की जब पहली लहर कम हुई उसके बाद हुकूमत अचानक ही सेलिब्रेशन के मोड में आ गई। हालांकि बार बार वार्निंग दी जाती रही कि दूसरी लहर आ रही है, इस कोताही की जिम्मेदारी का तयन भी तो होना चाहिए। देखें, मैं आदिल ये समझता हूँ कि चूंकि मैं NCOC को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ और वहाँ मैंने बड़ा टाइम गुजारा है, मैं ये समझता हूँ कि NCOC की तरफ से सिवाय चंद एक फैसलों के सही रिकमेंडेशंस, वक्त पे रिकमेंडेशंस दी जाती रही हैं। लेकिन आपको मालूम है कि NCOC के ऊपर एक और फोरम है जिसे हम NCC कहते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरीज हैं और AJK और JP।
जीबी के लोग हैं। तो अब उसमें असद उमर साहब ने खुद एक प्रेस रिलीज में उनका कोट मैंने पढ़ा था कि जिसमें उन्होंने खुद कहा कि जब वो एनसीसी में उनकी एनसीओसी की रिकमेंडेशन जब डिस्कस हुई तो उन पे कॉन्सेंसस नहीं हो सका। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है, इसलिए कि ये कॉन्सेंसस सिर्फ साइंस की वजह से नहीं हो सका बल्कि ये पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो सका। और पिछली दफ़ा और इस दफ़ा में फ़र्क यही है कि पिछली दफ़ा कोऑर्डिनेशन जो थी वो उसमें हिकअप्स थी, उसमें प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बिलाखिर सिंध और बाकी सारे सूबे और एजेके और जीबी अल्टीमेटली एक पेज पे आ जाते थे और फिर हम मिल के फैसले करते थे और उनका इतलाक भी बड़ा मौसर तरीके से होता था। इस दफ़ा जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि एनसीओसी की रिकमेंडेशंस के बावजूद फॉर पॉलिटिकल रीजंस कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है, और जब कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर नहीं होगी। और फिर एक कॉम्प्लिसेंसी तो है ही हर सतह के ऊपर है। यानी अभी भी पाकिस्तान में मुझे हैरत होती है कि लोग ये कहते हैं जी कि कोरोना तो है ही नहीं और वो तो ऐसे है और वो ये तो स्टंट है और ये और वो। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट, ये मैं इस पे ज़रा जोर दे के ये बात कहना चाहता हूँ आदिल, कि पिछली दफ़ा जो रिस्क कम्युनिकेशन थी, यानी जो इस आउटब्रेक के हवाले से जो कम्युनिकेट किया गया वो बहुत ज़्यादा और बहुत मौसर और बड़ी मेहनत हुई थी उसके ऊपर। इस दफ़ा मुझे वो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी नज़र नहीं आ रही, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब ये जाके कुछ शुरू हुआ है और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, इसमें मैं प्राइवेट चैनल्स को भी कहूँगा कि जिस तरीके से प्राइवेट चैनल्स ने पिछली दफ़ा टेलीविजन चैनल्स ने जिस तरह अपना पब्लिक सर्विस के बियॉन्ड, डॉक्टर साहब यहाँ पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे। मीडिया को भी जो किरदार अदा करना चाहिए था वो कुछ सियासी अफरा तफरी ऐसी हो गई कि उस तरफ ज़्यादा फोकस हो गया। ये बताइएगा कि जो फिगर हुकूमत की तरफ से अब आजकल सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस के, असल में केसेस उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, ये हमें बताया जाता है। आपने इससे पहले काफ़ी हैंडल किया बड़ा क्लोजली, क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही है, केसेस की तादाद जो है वो कई गुना ज़्यादा है? बिल्कुल। और ये जब हम फर्स्ट वेव में थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। जब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों को एक्चुअली वो इन्फेक्टेड हैं। तो इसलिए इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक बिल्कुल एक स्टेटिंग द ऑब्वियस है कि हम जितने लोग को टेस्ट करके डिक्लेयर करते हैं कि वो केसेस हैं, केसेस उनसे काफी ज्यादा होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह। सब एक इजाजत दीजिए, जाती सा सवाल पूछूंगा कि आप जैसे प्रोफेशनल का बाहर से आना, काबीना में शामिल होना, यहाँ सर्व करना, फिर काफी रुकावटें आपके काम में डाले गई, आपको मुस्ताफी होना पड़ा, क्या काबीना ज्वाइन करने के फैसले पर कोई पछतावा है आपको? ये हम अपने जो फैसले करते हैं हम खुद उनके जिम्मेदार होते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे एक लिहाज से अफसोस तो है, क्योंकि अफसोस इस लिहाज से है कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता था। अभी हम शुरू कर रहे थे, अभी बहुत सारा काम करने का था, कोविड आ गया, लिहाजा एजेंडा तो बहुत बड़ा था हेल्थ रिफॉर्म का पाकिस्तान में, और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह होगा भी। लेकिन उस अफसोस के अलावा मुझे, अगर आप ये कहें ना कि मुझे कोई इस बात के ऊपर, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत फैसला किया, तो ऐसा कतई नहीं है। ठीक, मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मैं इसको अपने लिए बहुत बड़ा ऑनर समझता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया और उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया, मुझे मौका दिया अपने लोगों को की खिदमत करने का। तो मैंने तो उससे, हालांकि मेरे पास ये मौका था, अब आपके प्रोग्राम आपने ये पूछ ही लिया है तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से बता रहा हूँ जी जी कि मेरे पास ये मौका था कि अब जब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो मैं वापस चला जाऊँ। लेकिन मैंने जानते बूझते हुए एक और ये फैसला किया है कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा, अब मैं पाकिस्तान में ही हूँ और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत किसी न किसी हवाले से करता रहूँगा और कर रहा हूँ।
और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मेरा बहुत बड़ा पैशन है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में तमाम लोगं को बुनियादी उनकी जो सेहत की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। उसके लिए अब मैं WHO ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, मैं गवर्नमेंट को इसके सिलसिले में एडवाइस भी कर रहा हूँ और काफ़ी मेहनत से काम हो रहा है। लिहाजा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस लिहाज से कि मैंने कोई गलत फैसला कर लिया। चले, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, बड़ी इलामे गुफ्तगू। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब अभी चंद माह पहले ही जो मुशीर सेहत थे, मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत थे वज़ीर आज़म के, उस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, लेकिन वो बड़े सवालात उठा गए हैं कि हुकूमत ने जिस तरह से दूसरी लहर को हैंडल किया, और वो यहाँ तक कह गए कि 4-5 महीने गवर्नमेंट ने बिल्कुल ज़ाया किए। ये जो सवालात हैं ये हम डेफिनेटली गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे, क्योंकि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बड़े एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल के तौर पर पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं, और वो जो एतराज़ात उठा रहे हैं यकीनन उनमें वज़न भी है। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।